कैसे हैं? एलएलबी की तैयारी ज़ोर शोर से हो रही है, खुशी के साथ, हर्षोल्लास के साथ। चलिए, आज का टॉपिक है अपकृत्य, यानी कि टोर्ट। सेम 1 सेमेस्टर 1 एलएलबी 3rd ईयर वालों के लिए। इसमें एक क्वेश्चन ज़्यादा है इम्पोर्टेंट, 16 क्वेश्चन है इसमें लॉन्ग। 16 क्वेश्चन लॉन्ग नोट कराए जा रहे हैं, नोट कीजिए। फिर बारी बारी जब 5 के 5 सब्जेक्ट पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद बारी बारी आंसर लिखवा दिए जाएंगे और उसके बाद आंसर नोट करा दिए जाएंगे। यदि किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और इम्पोर्टेंट लगता है तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई भी वीडियो, कोई भी टॉपिक आपसे छूट ना जाए। और यदि उचित नहीं समझते तो कोई बात नहीं है, तैयारी आप करते रहिए। लीजिए, पहला क्वेश्चन नोट कीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन। दुष्कृति अर्थात अपकृत्य विधि की उत्पत्ति एवं विकास का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अथवा दो तरीके से आ सकता है ये। भारत में दुष्कृति विधि के उद्भव एवं विकास की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, अपकृत्य के आवश्यक तत्व अर्थात लक्षण। अपकृत्य के आवश्यक तत्वों अर्थात लक्षणों को बताइए। क्या एक ही कृत्य, अपकृत्य तथा अपराध, क्या एक ही कृत्य, अपकृत्य तथा अपराध एवं अपकृत्य तथा संविदा भंग दोनों हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 3, अपकृत्य की परिभाषा दीजिए। अपकृत्य की परिभाषा दीजिए तथा उसके आवश्यक तत्वों को समझाइए। अथवा क्वेश्चन नंबर 3 दूसरे तरीके से भी आ सकता है, नोट कीजिए। ऐतिहासिक विकास के साथ दुष्कृति की परिभाषा दीजिए। ऐतिहासिक विकास के साथ दुष्कृति की परिभाषा दीजिए। क्या यह दुष्कृति विधि है या दुष्कृति विधियां वर्णन कीजिए। अथवा नेक्स्ट तरीके से, दूसरा क्वेश्चन नहीं चल रहा है। अथवा दुष्कृति विधि की परिभाषा दीजिए। दुष्कृति विधि की परिभाषा दीजिए। क्या यह दुष्कृति विधि है या दुष्कृति विधियां वर्णन कीजिए। अथवा दूसरे का अथवा, अपकृत्य विधि का उद्देश्य व्यक्तियों द्वारा, अपकृत्य विधि का उद्देश्य व्यक्तियों द्वारा एक दूसरे को चोट पहुंचाने से रोकना है, चाहे वह उसकी संपत्ति के संबंध में हो, चाहे वह उसकी संपत्ति के संबंध में हो या उसके व्यक्तित्व, उसकी प्रतिष्ठा या अन्य किसी चीज़ के संबंध में हो। उदाहरणों की सहायता से अपकृत्य विधि के विस्तार की विवेचना कीजिए। और तीसरा क्वेश्चन नोट करेंगे, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये लघु में भी आ सकता है, शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है और विस्तृत में भी आ सकता है, तो नोट कीजिए। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। नंबर 1, अपकृत्य एवं संविदा भंग। नंबर 2, अपकृत्य एवं अपराध। नंबर 3, अपकृत्य एवं न्यास भंग। क्वेश्चन नंबर 4 नोट करेंगे, विधिवेश से आप क्या समझते हैं। विधिवेश से आप क्या समझते हैं। ये कितने प्रकार का होता है। ये कितने प्रकार का होता है।
विवेचना करो। अथवा चौथे का अथवा तथ्यात्मक विद्वेष की परिभाषा दीजिए। तथ्यात्मक विद्वेष की परिभाषा दीजिए। ये कितने प्रकार का होता है, उदाहरण सहित व्याख्या करो। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन नोट कीजिए। 5वां लॉन्ग क्वेश्चन, सेवक के धोखापूर्ण तथा आपराधिक कृत्यों के लिए सेवक के धोखापूर्ण अथवा आपराधिक कृत्यों के लिए स्वामी के उत्तरदायित्व की व्याख्या कीजिए। अथवा 5वें का अथवा क्या स्वामी किसी ऐसे तीसरे व्यक्ति के दुष्कृत्यों के लिए भी उत्तरदायी होता है जिसे उसके सेवक ने अधिकार सौंप दिए हों। अथवा 5वें का नेक्स्ट अथवा तीसरे तरीके से पूछा जा सकता है, प्रातिनिधिक दायित्व के अंतर्गत क्या ऐसे मामलों में भी मालिक या स्वामी को दायी ठहराया जा सकता है? नंबर 1, जब सेवक जो स्वामी के नियंत्रण में नहीं है। नंबर 2, जब सेवक द्वारा चोरी की जाती हो। तीसरा, जब सेवक की भूल रहती हो। अब छठा क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन नोट करेंगे। कस्तूरी लाल नोट कीजिए। कस्तूरी लाल रलिया राम जैन बनाम स्टेट ऑफ यूपी AIR 1965 SC 1039 के तथ्यों तथा उसमें प्रतिपादित विधि के सिद्धांतों की विस्तृत विवेचना कीजिए। क्या वर्तमान में इस वाद में प्रतिपादित सिद्धांत लागू हैं? स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 नोट करेंगे। संयुक्त क्षतिकर्ता की परिभाषा। संयुक्त क्षतिकर्ता की परिभाषा देते हुए उन परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए जिसमें कि संयुक्त दायित्व का उदय होता हो। अथवा संयुक्त क्षतिकर्ता से संबंधित विधि की व्याख्या करो। अथवा 7वें का अथवा क्या संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं में नुकसानी की राशि का अंशदान किया जा सकता है? स्पष्ट करें। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन नोट करेंगे। सहमति से किया गया कार्य अपकृत्य नहीं होता। इस सिद्धांत की विवेचना कीजिए। अथवा 8वें का अथवा जानबूझकर खतरा मोल लेना अपकृत्य विधि में कहाँ तक बचाव का काम करता है? उदाहरण सहित समझाइए। अथवा 8वें का ही अथवा स्वीकृति से उठाई गई हानि के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। अथवा स्वेच्छापूर्वक उठाई गई हानि विधिक क्षति नहीं है। इस कथन की विवेचना कीजिए तथा इसकी मर्यादाएं
बताइए। अथवा 8वें का ही, सहमति से क्षति नहीं, सहमति से क्षति नहीं। इस युक्ति के अंतर्गत उपलब्ध बचाव को समझाते हुए, उपलब्ध बचाव को समझाते हुए इस बचाव के अपवादों को वादों की सहायता से समझाइए। क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि सूक्ति यह है कि जो स्वेच्छा सहमति देता है उसे क्षति नहीं होती, उसे क्षति नहीं होती, न कि जो जानता है कि उसे क्षति नहीं होगी। अब 9वां क्वेश्चन, 9वां लॉन्ग क्वेश्चन नोट करेंगे। दैविक कृत्य तथा अपरिहार्य या अवश्यंभावी दुर्घटना को समझाइए। दुष्कृति की विधि में सामान्य बचाव के रूप में, दुष्कृति की विधि में सामान्य बचाव के रूप में दैविक कृत्य तथा अपरिहार्य दुर्घटना में अंतर समझाइए, अर्थात अंतर स्पष्ट कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां, क्वेश्चन नंबर 10 लॉन्ग क्वेश्चन नोट कीजिए। सैद्धांतिक रूप से किसी भी कृत्य के अनंत परिणाम होते हैं। सैद्धांतिक रूप से किसी भी कृत्य के अनंत परिणाम होते हैं, लेकिन कोई भी प्रतिवादी अपने अपकार के बाबत अनंत एवं सभी परिणामों के लिए उत्तरदायी नहीं होता। विनफील्ड वैज्ञानिक का नाम है, शास्त्री का यानी कि विधि विशेषज्ञ का, विनफील्ड के अनुसार प्रमुख वादों की सहायता से क्षति की दूरवर्तीता संबंधी विधि का विकास समझाइए। अथवा क्षति की दूरवर्तीता अथवा दूरस्थता से आप क्या समझते हैं, समझाइए। अथवा इसका ही 10वें का ही, अथवा प्रमुख वादों की सहायता से क्षति की दूरवर्तीता अथवा दूरस्थता संबंधी विधि का विकास समझाइए। 11वां क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन नोट करें। कार्यवाही का व्यक्तिगत अधिकार व्यक्ति की मृत्यु के बाद समाप्त हो जाता है। इस उक्ति से आप क्या समझते हैं? क्या इस उक्ति के कोई अपवाद भी हैं? संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 नोट करेंगे, नोट कीजिए। दुष्कृति के लिए प्राप्त न्यायिक उपचारों का वर्णन कीजिए। अथवा दुष्कृति के लिए विभिन्न न्यायिक उपचार क्या हैं? दुष्कृति के लिए विभिन्न न्यायिक उपचार क्या हैं? आलोचनात्मक परीक्षण करो। क्वेश्चन नंबर 13 नोट कीजिए। हमें अपने ऐसे कार्यों और चूकों से बचने के लिए युक्तियुक्त सावधानी बरतनी चाहिए, जिसे हम अपने पड़ोसी को
क्षति पहुंचने का युक्त पूर्वानुमान कर सकते हैं। इस कथन का उपेक्षा के संदर्भ में विवेचना कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, अपकृत्य के संबंध में कठोर दायित्व के सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। अपकृत्य के संबंध में कठोर दायित्व के सिद्धांत का उल्लेख कीजिए एवं बताइए कि यह सिद्धांत अपकृत्य के लिए दायित्व संबंधी सामान्य सिद्धांतों से किस प्रकार भिन्न है। क्या इस सिद्धांत के अपवाद हैं अथवा नेक्स्ट तरीके से लिखिए इसे 14वें क्वेश्चन को, अथवा रायलैंड बनाम फ्लेचर 1868 LR 3HL 330 के बाद में प्रतिपादित कठोर दायित्व के नियम की विवेचना कीजिए तथा इसके विभिन्न अपवादों का भी उल्लेख कीजिए। अथवा इसका ही दूसरे तरीके से भी आ सकता है, लिखिए 14वां क्वेश्चन, अथवा कठोर दायित्व का सिद्धांत क्या है। कठोर दायित्व का सिद्धांत क्या है। MC मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया MC मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1987 SC 1086 के बाद में प्रतिपादित पूर्ण दायित्व के सिद्धांत के संबंध में इसकी व्याख्या कीजिए। 14 क्वेश्चन हो गए। अब 2 और क्वेश्चन नोट करने हैं आपको, 15 और 16। इसमें 16 है, 16 इम्पोर्टेंट है इसमें, तो इसलिए अब 15 और 16 नोट करेंगे। गाइस 15वां क्वेश्चन नोट कीजिए। विद्वेषपूर्ण अभियोजन की परिभाषा दीजिए तथा उन तथ्यों का वर्णन कीजिए जो वादी को विद्वेषपूर्ण अभियोजन के बाद में सिद्ध करना आवश्यक है। अथवा जिसका है 15वें का, अथवा विद्वेषपूर्ण दीवानी कार्यवाही से आप क्या समझते हैं। क्या इसके लिए क्षतिपूर्ति की कार्यवाही हो सकती है, विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 एंड लास्ट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लिखिए। क्वेश्चन नंबर 16, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत सेवा पदावली से आप क्या समझते हैं। क्या चिकित्सकों द्वारा जो डॉक्टर लोग होते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या डॉक्टरों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत डॉक्टरों की सेवा को, जो डॉक्टरों द्वारा प्रदान की जाती है, उस सेवा को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सेवा माना जा सकता है। अथवा 16वें का, अथवा क्या चिकित्सकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की परिधि में लाया जाना चाहिए। ये थे अपकृत्य की विधि के, यानी कि टॉर्ट के 16 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन।
तो गाइस सबने नोट कर लिए होंगे, नोट कीजिए, तैयारी कीजिए। एक सब्जेक्ट और रह गया, उसके भी क्वेश्चन बता दिए जाएंगे। इससे पहले जो 3 वीडियो और बनी हैं वो सब इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी, उनके लिंक देख सकते हैं। जिसने नहीं देखी, जिसको प्राप्त नहीं हुई, उससे भी नोट कर लेंगे। तो अब एक सब्जेक्ट रह गया लास्ट 5वां, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखाएंगे। उसके बाद इनके आंसर लिखने शुरू करेंगे और समझने शुरू करेंगे। गाइस, यदि आपको यह चैनल और वीडियो इम्पोर्टेंट लगती है तो जिससे आपसे कोई वीडियो छूट ना जाए, इसलिए इसको सब्सक्राइब कर लें यदि उचित समझे, अन्यथा कोई दबाव नहीं है।